2014 के बाद देश में मोदी सरकार आई तो हमको नए नए शब्द सुनने को मिले। जहां एक तरफ इंटॉलरेंस जैसा शब्द सुनने को मिला, जहां हमें एक तरफ मुस्लिम डरा हुआ है यह पहली बार सुनने को मिला, वहां मोदी सरकार की तरफ से एक शब्द सुनने को मिला, सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, देश के बाहर आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। देश को चौंका दिया, दुनिया चौंक गई कि भारत की सेना में इतना सामर्थ्य है। भारत के राजनीतिक अब इस तरह की सोच रखते हैं कि वो देश के अंदर घुस करके हमारे देश के दुश्मनों को बदला ले सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से जहां एक तरफ भारत की सेना का मनोबल बढ़ा, देशवासियों ने कहा कि मोदी ही है तो मुमकिन है। लेकिन अब एक देश के अंदर भी मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिस पर जैसी देशवासियों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वैसी दी नहीं गई। असल में मैं बात कर रहा हूं पीएफआई पे एक्शन की। देश के अंदर कई राज्यों में पीएफआई के मुख्यालयों पर छापेमारी की गई। ईडी और एनआईए की संयुक्त टीम ने गुप्त एक योजना बनाई और इस सारी योजना के पीछे वही टीम लगभग काम कर रही थी जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। उसका नाम है एनएसए अजीत डोभाल। इन्हीं की देखरेख में यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और आपको यह भी बता दूं कि यह सर्जिकल स्ट्राइक कहीं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी जो की गई थी हमारी सेना के द्वारा, उससे कम नहीं थी, क्योंकि वहां सामने आतंकवादी थे पाकिस्तान के अंदर और उनसे हमारी सेना का मुकाबला था। लेकिन यहां जो ये 12 राज्यों में एनआईए ने रेड की पीएफआई के ठिकानों पर, यहां पब्लिक में बैठे हुए वो लोग जो आतंकवादियों के आका हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उन्हीं के मददगार हैं। और ये भी आतंकवादी एक ट्रेनिंग कैंप चलाने का काम देश के अंदर समाज सेवा के नाम पर कर रहे थे। अब यह कहा जा रहा है यदि मोदी सरकार इस देश में नहीं होती तो इस तरह का फैसला, इस तरह की योजना, इस तरह की छापेमारी और आतंकवादियों के आका और देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है, देश के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, याद करिए हमारे सीडीएस विपिन रावत जी ने क्या कहा था कि हमारे देश को जिस दिन युद्ध में उतरना पड़ा उस दिन देश की सेना को 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। विपिन रावत जी जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने उसका खुलासा भी कर दिया कि 2 मोर्चे वो हैं, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। लेकिन जो आधा मोर्चा है, जिसको सेना की भाषा में बोले तो 0.5 मोर्चा, ये 0.5 मोर्चा जो है वो देश के अंदर बैठे हुए वो गद्दार हैं जो बैठे हमारे देश के अंदर हैं, खाते हमारे देश का हैं, लेकिन उनके मंसूबे हैं कि यह देश पाकिस्तान जैसा बन जाए, यह देश पाकिस्तान की तरह ही इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। और इसी योजना पर, गजवाए हिंद नाम की योजना पर कुछ लोग काम कर रहे हैं देश की आजादी के बाद से। यह बात अलग है कि अब खुलासा हो रहा है कि इन योजना में देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आज की डेट में शामिल हैं। देश की आजादी के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान से जो ये बंटवारे में हमारी मातृभूमि के टुकड़े हुए कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान, कुछ लोग यहां रह गए। उन्होंने हमारी आंख में धूल झोंकने का काम किया, यह कहकर के कि हम यहीं रहेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम तो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन उनकी चालबाजी थी कि वो भारत को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बना सकें, यानी एक पाकिस्तान ले ही लिया। और यह हिंदुस्तान के अंदर भी उनकी योजना चल रही थी। और इस योजना में आपको बता दें कि कांग्रेस देश की आजादी के पहले से इस योजना में उन लोगों का साथ दे रही थी। देश की आजादी के बाद से भी जो संविधान बनाया गया, जो नियम बनाए गए, उस नियमों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया। इसी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बनने दिया और वक्फ बोर्ड को जो पावर दी। अब तो खुलासा हो रहा है कि 2014 में जब चुनाव में उतरने वाले थे देश के राजनीतिक दल, जब मनमोहन सिंह आचार संहिता लगने के चंद घंटे पहले वक्फ बोर्ड को दिल्ली की बेशकीमती जमीन ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी तरह का कांग्रेस के शासन में उत्तर प्रदेश में 1989 में एक कानून
शासन आदेश दिया गया, कानून नहीं, शासन आदेश दिया। कांग्रेस की सरकार ने शासन आदेश दे दिया और वो शासन आदेश था कि उत्तर प्रदेश की जो भूमि है ग्राम सभा की और नगर निकाय की, वो भूमि वक्फ बोर्ड को दी जा सकती है। और इसके बाद वक्फ बोर्ड ने आनन फानन में गांव की जमीनें जो एलएमसी होती है, खेती की जमीनें, उनको कब्जाना शुरू किया और शहरों में बेशकीमती जमीनों को कब्जाना शुरू किया और बोर्ड लगा दिया वक्फ बोर्ड, यानी संपत्ति उसकी। अब योगी जी अगर ना होते यूपी में, केंद्र में मोदी जी ना होते, तो कभी भी इस तरह का खुलासा नहीं होता कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे एनजीओ के नाम पर संगठन काम कर रहे हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं और वो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। गजवाए हिंद एक योजना के तहत इस देश में राज्यों के अंदर डेमोग्राफी चेंज करने में लगे हुए हैं। आतंकवादी ट्रेनिंग देश के अंदर युवाओं को और युवतियों को दे रहे हैं। पीएफआई नाम का संगठन जब यह सामने आया, पहले इसका नाम सिम्मी था और सिम्मी के ऊपर बाकायदा कोर्ट ने निर्णय दिया है, कुछ लोग जेल के अंदर बंद हैं जिन्होंने बम ब्लास्ट किए थे, यानी खुद बम बनाना, उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में लेके आना और फिर बम ब्लास्ट करके निर्दोष लोगों की हत्याएं करना। सिम्मी बैन हो गई तो पीएफआई नाम रख दिया गया, पीएफआई, एसडीपीआई और छात्र विंग बना दी गई और 4 ऐसे संगठन इस पीएफआई ने बना दिए अलग अलग। और देश में इन्होंने तय किया कि युवाओं को कराटे जूडो सिखाने के नाम पर तलवार चलाना, छुरा चलाना, बम बनाना और इस तरह की चीजों का ट्रेनिंग देंगे। लव जिहाद में इन लड़कों को उतारा जाएगा और उनको पूरी पीछे से फंडिंग की जाएगी कि आप हिंदू लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ और अपने धर्म में इनको कन्वर्ट करो, यानी धर्मांतरण के लिए भी एक मोटा पैसा ये संगठन के जरिए दिया जा रहा था। और दिल्ली में जब शाहीन बाग बने और सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो याद करिए उस समय लोग बार बार ये कह रहे थे, जो भाजपा के सपोर्टर भी हैं वो भी ये कहते थे कि मोदी जी इतने कमजोर हो गए हैं क्या, हमारे देश की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है क्या, अमित शाह इतने ताकतहीन हो गए हैं क्या कि दिल्ली में मुट्ठी भर लोग, बल्कि महिलाएं, वो शाहीन बाग बनाकर सड़कों को घेर कर बैठी हैं। लोगों को 25-30 किलोमीटर का राउंड लगा करके एक्स्ट्रा दिल्ली से यूपी में आना पड़ता है। आखिरकार मुट्ठी भर लोगों को यह पुलिस उठाकर फेंक क्यों नहीं देती? लोग सवाल उठा रहे थे। कोई मोदी को कमजोर बता रहा था, कोई अमित शाह को, कोई दिल्ली पुलिस को। लेकिन वो योजना चल रही थी और आज बता दूं मैं उसको कि वो योजना थी कि इस संगठन को मुट्ठी भर लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको उठाकर जेल में डालने से कोई लाभ नहीं है जब तक इनके पीछे जो ताकत है उनका खुलासा ना हो जाए। यानी मोदी वो शक्ति है जो समझ लीजिए, मोदी जी को जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो जान लीजिए, मोदी वो हैं कि देश विरोधी ताकतों को, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को वो जीने लायक नहीं छोड़ते हैं, जड़ पे प्रहार करते हैं। और जब जड़ से कोई बड़ा वटवृक्ष उखाड़ना हो, उसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, थोड़ी मेहनत भी एक्स्ट्रा चाहिए। और वही मेहनत हमारे देश के होनहार एनएसए अजीत डोभाल जी उसी दिन से करने में लगे हैं जिस दिन से दिल्ली में शाहीन बाग बने थे। दिल्ली का दंगा खुलासा हुआ और उस खुलासे में पीएफआई का हाथ आया, लेकिन एक पार्टी के नेता का भी एंगल सामने आया था जिसका नाम है ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। लेकिन उसमें हमने यह भी देखा कि उस सीए के प्रोटेस्ट को शुरू कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दिल्ली की दिल्ली में जो रामलीला ग्राउंड है वहां से सोनिया गांधी की वो वर्डिंग आज भी मीडिया, सोशल मीडिया पर उपस्थित है, जिसमें वो कह रही थी कि अब आपको सड़कों पे उतरना होगा। यानी लोगों को सड़कों पे उतारने का आह्वान करने के लिए, उकसाने के लिए कांग्रेस ने काम किया, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने काम किया, अर्बन नक्सली इसमें लगे, फंडिंग पीएफआई ने की और फंड जुटाने के लिए सहारा लिया गया एनजीओ के नाम का, और एनजीओ के नाम पर, धर्म के नाम पर विदेशों तक से फंड आए और इस सब को, नेक्सस को तोड़ना इतना आसान नहीं था। और इसलिए बड़ी गहराई से ये सारा कुछ चल रहा था, इस पर होमवर्क चल रहा था, एक एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी
और सबूत के साथ कैसे और कब गिरफ्तार किया जाए, इसका इंतजार किया जा रहा था। तो आपको मैं बता दूं कि अजीत डोभाल जी को अब यह एक्शन जो लेना पड़ा है, मैं अभी भी कहूंगा यह लेना पड़ा है, क्योंकि इसके पीछे जो अब साजिश खुलकर आई वो यह है कि एक बार फिर इसके पीछे वही ताकतें एक्टिव हैं जो सीएए के विरोध के टाइम में थी, जो कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर बैठी थी, वो ताकतें वो आज एक्टिव हैं। और राहुल गांधी जो देश जोड़ो यात्रा का नाम रखकर जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें 60 कंटेनर उनका इंतजाम किया गया है और पूरी प्लानिंग है कि जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान ने अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल कर ली थी, ठीक इसी तरह मोदी के विरुद्ध इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करेंगे, इनको मजबूर करेंगे कि ये लाठी गोली चलाएं और फिर मोदी बदनाम हो जाए और 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस कम्युनिस्टों के सहयोग से जीतकर फिर से सत्ता में आ जाए। पूरी प्लानिंग ये चल रही थी और इस प्लानिंग को लेकर के अब खुलासा अंदर से हो रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जो ये यात्रा है, इसी यात्रा में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जिनकी ये योजना थी। अब इस योजना में कांग्रेस का कितना हाथ था, ये एजेंसियां अब तलाश रही हैं। और जो ये पीएफआई के प्रमुखों को पकड़ा है, ये जो 106 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसके आगे यूपी में भी अब गिरफ्तारी हुई है। और अभी आपको बता दें कि ये जो गिरफ्तारियां हैं अभी बेंगलुरु में और हुई है और कैश बरामद हुआ है 35 लाख रुपए का। यानी अभी कार्रवाई जारी है और राजनीतिक एंगल किन किन राजनीतिक दलों का, किन नेताओं का है, यह तलाशा जा रहा है। पहले दिन नाम आया था दिल्ली में, जो दिल्ली के पीएफआई के हेड को पकड़ा था कि एक जो है एक बड़ी पार्टी जिसका जो नाम है और ताहिर हुसैन से जुड़ा हुआ नाम है, उसका सांसद, कोई एक सांसद है जो इस पीएफआई के अध्यक्ष के साथ दंगे में शामिल था, उसकी बातचीत का खुलासा हुआ है। अभी पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता मतलब जो प्रूफ के साथ ये एनआईए इसको कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। अभी मुद्दा जांच का है, लेकिन बहुत गंभीर मामला यह है कि ये जो कांग्रेस की यात्रा है, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए वो पूरे देश में इन लोगों के सहारे दंगा फसाद आंदोलन, इस तरह के लोगों को शामिल किया हुआ है जो करने में माहिर हैं। इसी में पीएफआई की एंट्री इनके साथ कब और कहां होनी थी, ये एनआईए को खबर लगी और इसलिए एनआईए ने इस नेक्सस को तोड़ने के लिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर किया है, इससे बहुत बड़ी देश के अंदर अराजकता और हिंसा होने से मोदी सरकार ने रोक लिया है। आज आप देखें कि जो पीएफआई के लोगों को पकड़ा है उसके विरोध में केरल के अंदर बसों में तोड़फोड़ की गई, बेंगलुरु में तोड़फोड़ की गई, और तो और महाराष्ट्र के पुणे में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरे और इसमें तोड़फोड़ की गई। मतलब साफ है कि पीएफआई के जो ये गुर्गे हैं, जो देश के बाहर बैठे हुए आतंकवादी संगठनों के इशारे पर देश के अंदर देश के युवा और युवतियों को आतंकवादियों की ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको बौखलाहट अब सामने आ गई है और इसलिए वो जनता के सहारे इन कार्रवाई से बचना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारे अजीत डोभाल जी, अमित शाह जी और मोदी जी, इन दोनों की सराहना करनी चाहिए, तीनों की, कि इनके होते हुए देश सुरक्षित है और ये सर्जिकल स्ट्राइक से पीएफआई जैसे संगठन का खुलासा हुआ है और बहुत बड़ा प्रहार उन लोगों पर हुआ है जो ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर तलवार और लाठी चाकू चलाकर बम बनाना तक सिखाने की ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनकी प्लानिंग थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले बड़े पैमाने पर देश में हिंसा कराई जाए ताकि मोदी को बदनाम करके हटाया जा सके। लेकिन उनके मंसूबों पर अब लगता है पानी फिर गया है। वंदे मातरम।